साथियों, क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ये का नाम है संकरण। टॉपिक से संबंधित आपकी हर एग्जाम में जहाँ पर केमिस्ट्री सिलेबस में ये टॉपिक होता है, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और हम इस टॉपिक को इतना साधारण और सरल तरीका से पढ़ाने वाले हैं, शायद कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी ढंग से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले संकरण की बात करें तो संकरण शब्द दो शब्दों का युग्म संकरण कहा जाता है। दो वस्तुओं को मिलाकर अगर कोई नई वस्तु बनाई जाती है, जैसा कि हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, संकरण का अर्थ बायोलॉजी में जो लिया जाता है कि दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर बनने वाली नई प्रजाति संकरित प्रजाति कहलाती है। जैसे कि संकर बाजरा जो लिया जाता है वो अलग अलग प्रजातियों अलग अलग गुणों को रखने वाली प्रजातियों को मिलाकर नई प्रजाति का निर्माण संकरित संकरण कहलाता है। ऐसे ही सेम वहाँ पर प्रजातियों को लिया जाता है और यहाँ केमिस्ट्री में कक्षकों का संकरण किया जाता है, अर्थात अलग अलग प्रकार की कक्षकों को मिलाकर और नई कक्षक अगर बनाई जाती हैं तो वो बनने वाली कक्षक ही संकरित कक्षक कहलाती हैं, तथा संकरित कक्षक बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। तो सबसे पहले जैसे डेफिनेशन की बात करें तो संकरण संकरण दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक समान ऊर्जा की कक्षक आपस में मिलकर नई कक्षक बनाती हैं। नई कक्षक बनाती हैं ये बनने वाली नई कक्षक ये बनने वाली नई कक्षक संकरित कक्षक कहलाती हैं। संकरित कक्षक कहलाती हैं और संकरित कक्षक बनने की जो प्रक्रिया है वो संकरण कहलाती है। यह बनने की प्रक्रिया या संकरित कक्षक बनने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। के लिए देखो, ऐसे देख सकते हैं हम, एक एस कक्षक है। अब इसमें खास बात यह है, संकरण संकरण
या संकरित कक्षक बनने के लिए एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर एक शब्द आया है समान ऊर्जा। समान ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। कक्षकें अलग अलग होंगी और ऊर्जा उनकी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अर्थात अलग अलग कक्षक हैं लेकिन ऊर्जा उनकी समान होगी, वे ही कक्षक संकरण में भाग ले सकती हैं। जैसे हम बात करें एक S और एक P कक्षक, एक S अलग अलग कक्षक हैं दोनों, लेकिन दोनों की ऊर्जा जब तक समान नहीं होगी तब तक ये संकरण में भाग नहीं लेंगी। और समान ऊर्जा की कक्षक जब हो जाएंगी ये दोनों, तब ही नई कक्षक यानी एक SP कक्षक का निर्माण करेंगे। अब SP कक्षक नई कक्षक बनेगी और इसी कक्षक को हम संकरित कक्षक कहेंगे। संकरण की जब शर्तें पढ़ते हैं हम, तो संकरण में सबसे पहली शर्त यही होती है कि इसमें समान ऊर्जा की कक्षक ही भाग लेती है। दूसरी जो शर्त होती है कि जितनी कक्षक संकरण में भाग लेंगी उतनी ही संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। जैसे यहाँ एक S और एक P कक्षक आपस में मिलकर नई कक्षक बना रही है SP। तो ये SP और SP ये दो कक्षकों का निर्माण करेगी। तब इसकी दूसरी जो शर्त है वो पूरी होती है कि संकरण में जितनी कक्षक भाग लेती हैं उतनी ही कक्षकों का निर्माण होता है। कक्षक के नाम के आधार पर ही उसका संकरण का नाम होता है। जैसे SP कक्षक बनी है, संकरण का नाम हो जाएगा SP संकरण। इस प्रकार से सभी कक्षकों के संकरण को या संकरित कक्षकों के बनने को हमने आगे में बताते हैं। तो एक विशेष शर्त और आती है इसमें कि संकरण के आधार पर जो संकरित कक्षकें होती हैं वो किसी यौगिक में आकृति को निर्धारित करती हैं, अणु की ज्यामिति का निर्धारण करती हैं। जैसा संकरण वैसी ही उस यौगिक की ज्यामिति या संरचना होती है। उसी के साथ में संरचना के साथ में यह अणु में बॉन्ड एंगल यानी बंध कोण को भी निर्धारित करती है। बंध कोण का निर्धारण भी हम संकरण के आधार पर ही करते हैं और संकरण के द्वारा किसी भी सहसंयोजक यौगिक की ज्यामिति का हम निर्धारण करते हैं, जो कि निम्न प्रकार हम इनको देख सकते हैं। हाँ जी, देखिए जैसा कि अभी बता रहे थे हम, संकरण में एक S कक्षक भाग लेती है और एक P कक्षक भाग लेती है, तो SP संकरण। एक S और दो P कक्षक भाग लेती हैं तो SP2 संकरण। एक S 3P कक्षक भाग लेती हैं SP3 संकरण होगा। एक S 3P और एक D कक्षक भाग लेती है तो SP3D संकरण होगा। इसी प्रकार एक S 3P और 2D कक्षक भाग लेती हैं तो SP3D संकरण होता है। ऐसे ही एक S 3P और 3D कक्षक भाग लेती हैं तो संकरण का नाम होगा SP3 संकरण। अब इसमें खास बात यह है कि संकरण का मुख्य उद्देश्य जो होता है किसी भी सहसंयोजक अणु की ज्यामिति का निर्धारण करता है। सबसे मुख्य उद्देश्य इसका ज्यामिति को निर्धारित करने का है। तो देखिए SP संकरण, जिस यौगिक में जिस सहसंयोजक अणु में अगर संकरण SP संकरण है तो उसकी ज्यामिति रेखीय बनती है, रेखीय ज्यामिति बनती है। उसके बाद में अगर संकरण SP2 है तो उसकी समतल त्रिकोणीय ज्यामिति बनती है। संकरण SP3 है तो चतुष्फलकीय ज्यामिति बनती है। SP3D संकरण है तो उसकी ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनती है। अगर संकरण SP3D2 है तो अष्टफलकीय ज्यामिति बनेगी।
sp3d3 के कारण पंचकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बनती है। इसके लिए इन ज्यामितियों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए, sp संकरण के कारण अभी बता रहे थे हम, रेखीय ज्यामिति बनती है। तो रेखीय ज्यामिति बनेगी, और साथ के साथ में ये भी बता रहे थे किसी अणु में ज्यामिति के साथ साथ बंधकोण का भी इसमें निर्धारण होता है। जैसे sp संकरण के कारण रेखीय ज्यामिति, और रेखीय ज्यामिति का बंधकोण होगा 180 डिग्री। ऐसे ही sp2 संकरण के कारण ज्यामिति बनती है समतल त्रिकोणीय ज्यामिति बनेगी यहाँ, और इसका बॉन्ड एंगल होगा 130 डिग्री। ऐसे ही sp3 संकरण के कारण समचतुष्फलकीय या चतुष्फलकीय ज्यामिति बनती है, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ऐसे ही sp3d संकरण के कारण इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बनती है। इसमें दो बॉन्ड एंगल होते हैं। पहला है 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा ये, और इनके बीच में जो त्रिकोण है उसमें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। sp3d2 संकरण के कारण इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है, और बंध कोण का मान 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से इन संकरण के कारण इनकी ज्यामिति प्रकार से बनती है, इनका बंध कोण भी प्रकार से होता है। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है स्टूडेंट्स को कि इसका कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में संकरण निकालते कैसे हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, और ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या होती है। हम नाम सुनते हैं, संकरण को याद करने की, रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। संकरण को हमें रटना नहीं है, केवल साधारण से तरीके हैं, उनको फॉलो करेंगे और आसानी से ये टॉपिक बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार होगा। आइए इसके लिए देखते हैं। यस, देखिए, इसके लिए हमने कोशिश की है, बहुत ही साधारण सा तरीका संकरण को निकालने के लिए बताया गया है। जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि संकरण में अगर संकरित कक्षकों की संख्या हमें प्राप्त हो जाए तो संकरण को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे S और P दो कक्षक भाग ले रही हैं, संकरित कक्षक दो कक्षक भाग ले रही हैं। अगर हमारे पास संकरित कक्षकों की संख्या आ जाती है 2, तो उसका संकरण हो जाएगा sp। अगर 3 आती है sp2, 4 आती है sp3, 5 आ जाती है sp3d, 6 आ जाती है sp3d2, 7 आती है तो sp3d3 संकरण होगा। अर्थात अगर हमें ये संख्याएं प्राप्त हो जाएं तो इनके आधार पर हम संकरण को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, संकरित कक्षकों की संख्या, ये सूत्र का उपयोग करेंगे। संकरित कक्षकों की संख्या बराबर केंद्रीय परमाणु की संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया गया है, उस एग्जाम्पल, मान लिया एक एग्जाम्पल लें CH4। CH4 में केवल एक C जो परमाणु है, केवल एक परमाणु जो पाया जाएगा वह केंद्रीय परमाणु का कार्य करेगा। तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पर है कार्बन। तो केंद्रीय परमाणु का क्या लेना होगा हमें, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसको भी हम बड़े आसानी से
इस पी ब्लॉक की सहायता से और या पीरियोडिक टेबल की सहायता से बताएंगे। देखिए, केंद्रीय परमाणु की संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें ऐड कर देंगे जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या। जुड़े हुए परमाणु यानी जैसे कार्बन है, कार्बन से क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं उनकी संख्या लिख देंगे। जैसे 4 जुड़े हुए हैं तो जाएगी यहाँ पर 4। इसके बाद में ऋणावेश, अगर इस पर कोई सा भी ऋणावेश है तो उसको जोड़ देंगे और धनावेश है तो उसको घटा देंगे। अगर ऋणावेश है तो उसको जोड़ा जाएगा और यदि धनावेश है तो उसको घटा देंगे और इस सब का टोटल करके 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देने पर हमें संकरित कक्षकों की संख्या आएगी और संकरित कक्षकों की संख्या आने के बाद में हमारे पास में संकरण आ जाएगा और संकरण आने से क्या होगा, उसकी ज्यामिति निर्धारित हो जाएगी और बंद कोण का भी निर्धारण हो जाएगा। इस प्रकार इस साधारण से सूत्र की सहायता से हम संकरण को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक समस्या आती है बच्चों को, जो थोड़ा सा रटने की कोशिश करते हैं। और रटने की कोशिश क्या करेंगे, जैसे देखिए, केंद्रीय परमाणु की संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सर हमें पता नहीं होता, ये कैसे याद करेंगे, इसको हम कैसे याद रखेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए देखिए क्या करना है हमें। देखिए, जनरली जो उदाहरण होते हैं, संकरण के जो उदाहरण होंगे वो सहसंयोजक अणु के होते हैं और सहसंयोजक अणु मुख्य रूप से पी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा बनाए जाते हैं। सहसंयोजक अणु पी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा बनाए जाते हैं और पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अगर एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को देखा जाए या एफ ब्लॉक को देखा जाए तो धातु तत्व होते हैं, उनके द्वारा मैक्सिमम अधिकतम आयनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों से अधातु होते हैं और अधातु होने के कारण ये सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसलिए जो संकरण की प्रक्रिया होती है वो मैक्सिमम जो पाई जाती है वो पी ब्लॉक के तत्वों में भी ही पाई जाती है। पी ब्लॉक के तत्वों में ही संकरण की प्रक्रिया पाई जाएगी। इसी के साथ कुछ तत्व जैसे एस ब्लॉक के तत्व हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, उनमें भी ये प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे बात करें लिथियम की, लिथियम अपवाद होता है। ऐसे बेरिलियम है, बेरिलियम भी सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है, इसलिए उनमें संकरण की प्रक्रिया वहाँ उनके यौगिकों में पाई जाती है। लेकिन यहाँ देखें, अब देखिए, केंद्रीय परमाणु की संयोजी कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। इसके लिए क्या करना होगा, एक पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक बनाएंगे। पी ब्लॉक हम जानते हैं वर्ग 13 से और 18 का होता है। वर्ग 13 से और 18 तक का वर्ग की जो संख्या है वो पी ब्लॉक में आती है। इसमें हमें क्या करना है, केवल संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने लिखी, यहाँ पर देखो, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या वर्ग 13 है तो 3, 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7 और 18 है तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। ये ही संख्या हमें यूज करनी है। इस सूत्र के आधार पर, इन संख्याओं के आधार पर ही इन संख्याओं को इस सूत्र में हम उपयोग में लेंगे। देखिए, आइए एक उदाहरण करते हैं। जैसे CH4, CH4 एक सहसंयोजक अणु है। इसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन होता है और कार्बन की सूत्र के अनुसार देखें हम संकरित कक्षकों की संख्या निकालने के लिए
सबसे पहले केंद्रीय परमाणु और उसके संयोजी कोष में कार्बन 14वें वर्ग का तत्व है। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें? 4। इसके साथ में प्लस जुड़े हुए परमाणु की अगर हम बात करें तो जुड़े हुए परमाणु हो जाएंगे यहाँ पर कितने, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 4। ऋणावेश है नहीं है, ना ही इस पे धनावेश है, और इसके बाद में इसका बटे कर देंगे 2। ये क्या आएगी हमारी? संकरित कक्षकों की संख्या। संकरित कक्षकों की संख्या ये आएगी, वो आएगी यहाँ पर 4। और संकरित कक्षकों की संख्या अगर 4 होती है तो वहाँ पर संकरण हो जाएगा sp3, और जहाँ पर sp3 संकरण होता है वहाँ ज्यामिति क्या बनेगी? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ज्यामिति बनेगी। तो CH4 की अगर हम बात करें तो CH4 में संकरण होगा sp3, और इसकी ज्यामिति इस प्रकार से चतुष्फलकीय ज्यामिति बना देंगे, जिसमें 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन से चतुष्फलकीय रूप में जुड़े होंगे। इसके बाद में इसमें जो बॉन्ड एंगल का मान होगा वो हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये सारी चीज़ें संकरण की सहायता से एक यौगिक की ज्यामिति व्याख्या कर सकते हैं, के बंध कोण का निर्धारण कर सकते हैं। और भी अन्य उदाहरण ले सकते हैं हम। अब देखिए, ये साधारण जो उदासीन है, इसमें कोई आवेश नहीं है, आवेश नहीं है ऐसा उदाहरण हमने बताया, जैसे CH4। कि आवेश का लिए बात करें तो जैसे है NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव में NH4 पॉजिटिव में संकरण की बात करें तो केंद्रीय परमाणु कौन हो जाएगा? N हो जाएगा। N के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15वें वर्ग का तत्व है, कितने हो जाएंगे? 5। इसके साथ में जुड़ा हुआ कौन है? हाइड्रोजन, कितने जुड़े हुए हैं? 4। अब इसके बाद में इसमें क्या है? प्लस आवेश है। प्लस आवेश यानी धनावेश है। धनावेश को क्या करते हैं? हम घटाते हैं। और ऋणावेश आता है तो उसको जोड़ते हैं। इसको माइनस कर देंगे 1, और टोटल बटे 2 हो जाएगा, और इसके का मतलब है 8 बटे 2, और यानी 4। 4 का मतलब होगा हमारा, जब संकरित कक्षकों की संख्या 4 आती है तो संकरण हो जाएगा sp3। sp3 के कारण कैसी आकृति बनेगी? इसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्धारण होगा। इसी प्रकार से एक ऋणावेश वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, उसको भी हम इस सहायता से आसानी से संकरण याद कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लिया ICl4 नेगेटिव। ICl4 नेगेटिव ऋणावेश वाला केंद्रीय परमाणु I है, 17वें वर्ग में आता है। सत्रहवें वर्ग में आता है I। संयोजी कोष की में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी इसकी 7, प्लस इसमें Cl, कितने जुड़े हुए परमाणु Cl हैं? कितने हैं? 4। 4 जोड़ देंगे। नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव को जोड़ते हैं तो नेगेटिव को जोड़ते हैं तो कर देंगे 10, अर्थात ये कितना हो जाएगा? 7, 4, 11 और 1, 12, और अपॉन हो जाएगा 2, अर्थात 12 बटे 2 यानी 6।
6 का मतलब होगा संकरित कक्षक अगर 6 आ रही है तो इसका मतलब होता है संकरण आएगा इसमें sp3d2 sp3d2 संकरण आ जाएगा। लेकिन sp3d2 संकरण यहाँ पर सही है, संकरण हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी ज्यामिति इसके आधार पर हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर I से 4 Cl जुड़े हुए हैं और आयोडीन पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं और लोन पेयर आने के कारण किसी भी यौगिक की जो ज्यामिति है वो साधारण ना होकर वह परिवर्तित हो जाती है और उस की जानकारी हम अगले टॉपिक BSE-PR थ्योरी में करते हैं। ऐसे यौगिकों के बारे में या ऐसे यौगिकों की ज्यामिति ज्ञात करने के लिए हम BSE-PR सिद्धांत का उपयोग करते हैं, इसकी सहायता से ही इसकी ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं। वो बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।